बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम विषय विशेष में। और पंचायती राज व्यवस्था जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां से एक अवधारणा है कि शासन का तंत्र जब नीचे से चलता है तो सही मायने में लोकतंत्र फलता फूलता है। और पंचायती राज व्यवस्था दिवस भी हर साल 24 अप्रैल को मनाई जाती है। आप लगातार दशकों से पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धांतों और स्थानीय स्तर पर लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ने और उनके अधिकारों को बताने के लिए प्रयासरत हैं और इसके तहत अभियान भी आप चला रहे हैं। तो हम पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादों पर, उसकी जरूरत पर, लोगों को उसमें सहभागी और भागीदार बनाने के लिए आज चर्चा कर रहे हैं आपसे। इस विषय पर सबसे पहले अगर सर हम बात करें तो पंचायत शब्द अपने आप में बहुत बृहद है। पंचायत की मूल अवधारणा क्या है जब हम पंचायती राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इस पे बात करते हैं? तो आप जरा इसके बारे में लोगों को समझाएं। वास्तव में अगर पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो दो शब्द हैं, एक है पंच और दूसरा है आयत। पंच जो है वो संस्कृत का और हिंदी का शब्द आप कह सकते हैं। आयत जो है वो अरबी का शब्द है। आयत शब्द जो है आप कहते हैं ना, वो कुरान में आयतें होती है ना, तो उनको आयतें, जैसे ऋचाएं कहते हैं, वेद में ऋचाएं होती हैं, वैसे कुरान की आयतें होती हैं। तो ये आयत शब्द जो है ये चिन्ह के रूप में है, संदेश के रूप में है, इस रूप में आप मान सकते हैं कि जो, और इसीलिए कहा आयतें भी, जैसे हम अपने वेद की ऋचाओं को कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दी गई होती है, ठीक उसी तरह, मतलब वो ठीक इसी तरह आयतों के बारे में भी कहा जाता है कि वो मोहम्मद साहब का दिया हुआ है जिनमें ईश्वरीय तत्व था। इसीलिए पंच को परमेश्वर भी कह दिया गया है ना, इस देश में पंच परमेश्वर कहा जाता है। तो पंचायत का जो पंच और आयत है वो इस शब्द में है। दूसरा शब्द होता है पंच शब्द, ओपिनियन लीडर के भी अर्थ में प्रयोग होता है। कहते हैं ना, वो पंच चुने गए, पंच और सरपंच, इसीलिए कहा गया है कि 5 पंच मिल कीजिए काजा, अर्थात 5 पंच, मतलब पंच शब्द 5 के भी अर्थ में है और पंच शब्द जो है ओपिनियन लीडर के भी अर्थ में है। 5 पंच मिल कीजिए काजा, अर्थात 5 पंच मिलके, दोनों अर्थ में। दूसरा, हम सब जानते हैं कि ये 5 का अंक जो है वो भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। एक तो इस अर्थ में आप ले सकते हैं कि विषम अंक जो है, जो विषम होते हैं, उसमें 5 अंक जो है पर्याप्त भी है और समुचित भी है। अगर हम 3 कहते तो संख्या बड़ी छोटी हो जाती, 7 कहते तो संख्या बड़ी हो जाती, बड़ी लगती। तो 5 बड़ा बीच में खड़ा है और बहुत ही मतलब एकदम समन्वित है, समझ लीजिए। यानी कुल मिलाकर इसको बहुत शुभ मानते हैं हम लोग, बहुत शुभ मानते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, 5 को बहुत शुभ अंक माना गया है, 5 होगा। तो पंचायत जो है इसी अर्थ में 5, एक तरफ से पंच शब्द जो है ओपिनियन लीडर्स के रूप में भी है, ऐसा पंच जो अपने विवेक के साथ निर्णय लेता है, क्योंकि ईश्वरत्व जो है वो विवेक है, ज्ञान और ज्ञान के बाद विवेक। आयत जो है वो विवेक के रूप में आती है, या हमारी जो ऋचाएं हैं वो विवेक का, ज्ञान का पर्याय है। तो जब हम पंच परमेश्वर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि पंच, ऐसा पंच जिसमें विवेक हो, विवेकवान नेतृत्व। हम उसे एक नया शब्द दे सकते हैं, इसका एक नया संदर्भ हो सकता है विवेकवान नेतृत्व का। अच्छा, ये हो गया कुल मिला के पंचायत की परिकल्पना जो होती है, जी। और आज की पंचायती राज व्यवस्था, इसीलिए उसको, क्योंकि ये व्यवस्था तो बाद में बनी ना, कानून इसके लिए बाद में बना, लेकिन तो शताब्दियों से चली आ रही है, एक चीज। दूसरा ये था कि पंचायत हम गांव की बैठकी को कहते थे। आज भी गांव जहां लोग बैठ जाते हैं, जहां गांव में एक किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या के समाधान के लिए बैठक होती है, उस बैठक को हम पंचायत, वही पंचायत शुरू हो जाती है, वही पंचायत हो, बैठकी ही पंचायत हो। ठीक है, लोक भाषा में। तो पंचायत के विविध पक्ष हैं जो अलग अलग संदर्भों में समझे जा सकते हैं। ठीक। तो हम जब बात करते हैं भारत की और अपने देश के, तो हम देखते हैं कि हमारे मतलब वैदिक काल में भी चर्चाएं मिल जाती हैं, हमारे महाकाव्यों में भी मिल जाते हैं, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री जो है, चाहे गुप्ता काल, मौर्य काल, कहीं कहीं रेफरेंस आते हैं।
तो भारत के संदर्भ में अगर हम पंचायती राज, पंचायत राज शब्द जो आया वो बात करिए, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो पंचायत की बातें हुई हैं, तो भारत में इसके इतिहास को अगर हम ढूंढे तो कब से और कैसे इसको देख सकते हैं कि वहां से चलना ये शुरू होता है और इसके साक्ष्य यहाँ यहाँ मिलने होते हैं? वास्तव में जैसे अभी आपने ही कहा कि एक है पंचायत और दूसरा है पंचायती राज। तो पंचायत जो है वो संस्कृति है, कल्चर है। पंचायती राज हमारे संविधान की व्यवस्था है या कानून की व्यवस्था है। तो पूरा का पूरा इतिहास संस्कृति से संविधान तक का है। पंचायत के अगर इतिहास को देखें तो ये संस्कृति से संविधान तक का है, और इसे हम 5 भागों में, मोटे तौर पर 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो हम वैदिक काल के रूप में देख सकते, वैदिक काल में इसको देख सकते हैं। दूसरा हम ऐतिहासिक काल जो हम कहते हैं, जो महाभारत के बाद का जो काल शुरू होता है, बौद्ध काल, ईसा से कुछ वर्ष पहले की जब बात की जाती है। उसके बाद फिर हम ब्रिटिश काल को देख सकते हैं। पूरे ऐतिहासिक काल के बाद ब्रिटिश काल जो था, ब्रिटिश काल के बाद फिर आजाद भारत आता है, और आजाद भारत में भी 2 भाग है। एक भाग है 1992 से पहले का, 73वें संविधान संशोधन का, और एक 73वें संविधान संशोधन के बाद का। तो ये 5 भागों में पंचायत का पूरा इतिहास बटा है, जिसे हम संस्कृति से संविधान तक की यात्रा कहते हैं, कि पंचायत की यात्रा संस्कृति से संविधान तक। अब इसमें थोड़ा इसमें देखने की जरूरत है कि विशेषताएं, बहुत हल्के से संक्षेप में। वास्तव में वैदिक काल में हम कहते हैं जो सभा समितियां थी वो पंचायत थी। वास्तव में सभा समितियां राजा के दरबार में हुआ करती थी, लेकिन गांव से राजा का उतना तादात्म्य नहीं होता था। गांव तो गांव था, और राजा तो किसी नगर और किसी राजधानी में रहता था। तो गांव में भी सभा समितियां जो होती थी उन्हीं को पंचायत कहा जाता था। जैसे मैं कह रहा था, जहां लोग बैठ गए और बैठकर अपनी समस्या का समाधान करने लगे, वो पंचायत हो जाती थी। तो ये एक जीवन शैली के रूप में थी। ये समस्याओं के समाधान या विवादों के निपटारे के लिए जब गांव एक साथ बैठता था तो उस बैठकी को पंचायत कहा जाता था। और वो पंचायत एक जीवन शैली थी, एक संस्कृति का, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन शैली है ना, तो जीवन शैली के रूप में थी। जब ऐतिहासिक काल आया तो समय राज्य हो गए, राजा लोग होने लगे थे, तो राजाओं ने अपने राज्य को सुसंगत तरीके से या गांव तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने फिर पंचायतों का सहयोग लेना, मतलब वो जो जीवन शैली थी उस जीवन शैली को ही वो एक प्रयोग अपने उपादान के रूप में स्वीकार करने लगे। गांव को वही स्वायत्तता थी, वही गांव का स्वावलंबन था, गांव का स्वराज्य था जिसको हम कहते हैं, उस तरह था। धीरे धीरे ये हुआ कि राजाओं ने टैक्स वसूलने के चक्कर में उसको एक रूप भी देना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई कानूनी रूप नहीं था राजाओं के समय में। उसको एक सामाजिक संगठन बन गई। जो जीवन शैली थी वो एक सामाजिक संगठन के रूप में खड़ा होने शुरू हो गई। कोई एक नियम कायदा वैसा नहीं था सिस्टम में। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं था, और उसका जो मूल तत्व था वो रिलेशनशिप थी। पंचायत जो थी वो संबंध ही उसके महत्व, क्योंकि जिससे पंचायत जिसको सजा देती थी या दंड देती थी, और दंड को तो दंड में भी होता था कि इससे संबंध तोड़ लीजिए, ये लोगों से मिलेगा नहीं, गांव से सामाजिक बहिष्कृत कर देना जिसको कहते थे, उसको कहते हैं सामाजिक रिलेशनशिप, उससे खत्म करना। अर्थात कोई कानून नहीं था, लेकिन सामाजिक रिश्ता जो था वो बड़ा मायने रखता था, और उसका भय सबसे ज्यादा, उसका दबाव बहुत बढ़ता था। तो एक तो इस तरह से हो गई। जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल के समय में वास्तव में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था, तो उस समय तो उन लोगों ने पंचायतों पर कोई खास ध्यान दिया नहीं, और गांव अपने तरीके से चलता रहा, कोई हस्तक्षेप। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ली, तो चूंकि ब्रिटिश में यूरोप में लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, और लोकल गवर्नमेंट सत्ता के विकेंद्रीकरण के अर्थ में आया था, कि जो केंद्रीय सत्ता थी वो अपने अधिकारों को नीचे बांटती थी। तो उनको लगा कि अब हमारा जो असंतोष है हमारे प्रति, उसको थोड़ा करने के लिए और गांव के भी डेवलपमेंट के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो 1780 में 1870 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने लोकल गवर्नमेंट का प्रस्ताव बनाया। 1882 में लॉर्ड रिपिन ने, 1907 में शाही कमीशन आयोग बना, 1909 में रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के बाद पंचायत को एक कानून का रूप देने की बात आई, और 1915 के इंडिया एक्ट में और विशेषकर 1919 के इंडिया एक्ट में
ये पंचायत और लोक नगर पालिका और पंचायत इसको प्रांतीय सरकार का हिस्सा बना दिया गया। और तो हाँ, 1920 से क्या 1920 से सभी राज्यों में सभी प्रांतों में पंचायती राज अधिनियम बनने शुरू हो गए। तो पंचायत एक कानून का हिस्सा हो गई और कानून में तय हो गया कि अब इतने साल में चुनाव होगा, ये पद होंगे, इनके अधिकार होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उस समय 2 पंचायतें बनाई। सबसे पहला एक्ट बना था बॉम्बे पंचायत एक्ट 1920 में। तो उसने 2 पंचायतें बनाई थी, एक ग्राम पंचायत, एक न्याय पंचायत। पंचायत मूलतः एक न्याय संस्था थी ना, गवर्नेंस तो न्याय के साथ जुड़ा होता था, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, गवर्नेंस बिल्कुल। का हिस्सा थी। जी, जी। डेवलपमेंट गांव का जो था वो सोसाइटी का हिस्सा था, सामुदायिक समाज था, उससे विकास होता था। जी, जी। तो अंग्रेजों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से डेवलपमेंट का काम लिया और न्याय पंचायत के माध्यम से, अदालत पंचायत या न्याय पंचायत कहते थे, उसके माध्यम से न्याय का। तो दोनों काम ये दिया था। लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया था क्योंकि उस समय विश्व युद्ध हो रहे थे, तो चीजें लागू नहीं हो पाई थी। फिर देश आजाद हो गया और आजादी के बाद हमने उन प्रांत जो थे बाद में राज्य में कन्वर्ट हुए, तो जो एक्ट थे लगभग उसी तरह हमने राज्यों के अधिनियम के रूप में उसको स्वीकार किया। उसके बाद पंडित नेहरू के समय में जब उनका सामुदायिक कार्यक्रम फेल होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था, सही अर्थ नहीं दे रहा था, तब उन्हें लगा कि जनता की भागीदारी के लिए, क्योंकि सामुदायिक कार्यक्रम का मूल था ही कि जनता की भागीदारी हो। जी, बिल्कुल। वो मिला नहीं, लोगों की भागीदारी हो नहीं पाई डेवलपमेंट काम में। तब उन्होंने कहा, तब वहीं पर उन्होंने ये समझा, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने पंचायत को और सहकारिता को, कोऑपरेटिव को और पंचायत को कहा ये 2 चीजें होंगी, गवर्नेंस के लिए पंचायत और डेवलपमेंट के लिए, और आर्थिक नियोजन के लिए सहकारिता। ये 2 जब आगे बढ़ेंगे तब विकास में भागीदारी आगे बढ़ करके आएगी, सुनिश्चित हो पाएगी। 1959 से उन्होंने पंचायती राज शुरू किया। अब उसके बाद लेकिन वो चलता रहा, वो भी बहुत रास्ते। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसने पंचायतों को एक संवैधानिक इस सवाल को हम वो जानना थे कि जब तक ब्रिटिशर्स रहे उनकी व्यवस्था चली, अपने हिसाब से वो नीचे तक जाने की कोशिश किए, उनके मूल कुछ और भी थे। जब हम आजाद हो गए तो संविधान सभा भी बनी, आर्टिकल 40 में ला भी दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन आता है, तमाम कमेटियों का, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता कमेटी है, जीवीके कमेटी है, ये सर पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन का पारित होना और पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की दिशा में कितनी बड़ी क्रांतिकारी कदम थी। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी, इसलिए कि आप इसको, क्योंकि थोड़ा सा एक पीछे के रेफरेंस में जाना पड़ेगा। 64वां संविधान संशोधन, 64 अमेंडमेंट, हाँ, पहला जो राजीव गांधी के पीरियड में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, पारित नहीं, वहां से वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन वो एक जड़ थी जहां से शुरुआत हुई। वैसे एक रेफरेंस और लेना होगा, क्योंकि जब संविधान सभा बैठी थी तो संविधान सभा में गांधी जी का एक वैकल्पिक संविधान आया था, गांधीवादी वैकल्पिक संविधान। उसमें पंचायत सरकार की ही परिकल्पना की थी, गांव पंचायत से पूरी गांव से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक पंचायत सरकार की पूरी परिकल्पना थी। गांधी जी तो चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर ही भारत की राज्य व्यवस्था बनाई जाए, वो नहीं हुआ, बड़ी लंबी बहसें हुई, उस पर जाने अभी समय नहीं कि उसको किया जाए। वहीं पर के संतानम के प्रस्ताव के आधार पर अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था। 40 जोड़ा, अनुच्छेद 40 को ही मानते हुए वो जो तमाम लोग गांधीवादी या ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे थे संविधान में, उन लोगों ने इसी पर सहमति दी थी कि ये अनुच्छेद आगे आने वाले समय में वो ग्राम स्वराज्य को वापस लाएगा। ठीक है, तमाम लोगों को, प्रोफेसर रंगा और जितने लोग थे, वो सारे लोग जो इसका समर्थन कर रहे थे, उसके आधार पर जो उसमें कहा भी गया था अनुच्छेद 40 में, तो आपने सुना है कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, संगठन नहीं बनाया गया उसको, इसलिए क्या उन्हें वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, जी बिल्कुल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्व सरकार, स्वशासन नहीं कहा है संविधान ने, स्व सरकार कहा है। जी, सेल्फ गवर्नेंस शब्द का प्रयोग नहीं है, सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग। जी। तो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करेगा।
राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में अपने भाषण में यही कहा था कि संविधान सभा में जो चीजें अधूरी रह गई थी उसको लाया जा रहा है। एक दूसरे, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को लाया जा रहा है। परिकल्पना, बड़े क्रांतिकारी पृष्ठभूमि के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। खैर, और लास्ट में उन्होंने एक बात और कही थी जो बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था कि हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, पार्लियामेंट में कहा है, आपके पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, आप देखिएगा 64वें संविधान संशोधन पर जब राजीव गांधी का भाषण सुनिएगा, कहा है कि हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर है जब अब देरी नहीं की जा सकती। जो सत्ता हमने जनता से छीनी है, ये प्रधानमंत्री का शब्द है, जो सत्ता हमें, हाँ वक्तव्य है, भाषण है लोकसभा में, जो सत्ता हमने जनता से छीनी है उसे वापस करने का समय आ गया है। आइए हम सदन में ये संकल्प लें कि हम जनता की सत्ता उसे वापस करेंगे और सत्ता को दलालों से मुक्त करेंगे। ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट है, मतलब इतने बड़े का। दूसरा ये था कि राजीव गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, लोहिया ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आप किसी को ले लीजिए, सबने अंतिम अगर भारत की समस्याओं का कहीं समाधान देखा था तो पंचायती राज, तो पंचायत पे देखा था सबने, चाहे चौखंबा राज्य हो, चाहे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जी अलग अलग जितना भी आप देख लीजिए, सारी चीजें वहीं आके तो एक बहुत बड़े उसके साथ ये लिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन ने उसको पूरा किया। 1992 में एक कमोबेश किसी स्थिति तक 100 पर अभी भी 73वें संविधान संशोधन का पूरक कार्यवाही बाकी है, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें शुरू, जो अगर हम मोटे तौर पे कहें, अगर आप कहें तो, या कुछ आप पूछ रहे थे जी? नहीं, वो आप अच्छी बात बता रहे थे कि 73वें संविधान संशोधन को लागू होने के बाद वो तमाम गांधी जी की परिकल्पना हो ग्राम स्वराज की या अन्य लोगों की या उनके वक्तव्य रहे हो प्रधानमंत्री के तत्कालीन की जो लिए हैं हम देने का दौर है, ये अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम थी। अब जब हम 73वां संविधान संशोधन लागू होता है और ग्राम पंचायत के अलग अलग पहलुओं पे जाते हैं तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है ये पूछने के लिए कि फिर जब ग्राम सभा बुनियादी इकाई हो जाती है उससे पहले एक चीज महत्वपूर्ण है कि 73वें संविधान के मुख्य साइलेंट फीचर्स ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम आगे की चीजों को तय कर पाएंगे। पहला तो ये था कि इसे गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया पंचायत को, बाकायदा अनुच्छेद 40 में जो लिखा था उसको मुख्य धारा में ला करके संवैधानिक दर्जा दे दी गई, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और गवर्नमेंट का स्टेटस दिया गया। संविधान में अलग से पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, और वो पार्ट 9 सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट मिला। पार्ट 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, पार्ट 9 सेल्फ गवर्नमेंट का है, जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ पहली चीज। अनुच्छेद 246 भी जोड़ा गया था ना सर? या 200। उसके बाद फिर आगे क्या किया गया? आगे ये किया गया कि अगर सरकार है ये भी, तो इसका चुनाव भी कोई दूसरी सरकार नहीं कराएगी। जी। अर्थात अलग से इसका निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर ये हुआ कि 5 साल में इसका नियमित चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इसकी अपनी निर्णय लेने वाली इकाई होनी चाहिए, निर्णय लेने वाली संस्था होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के रूप में निर्णय लेने वाली संस्था बनाई गई। ठीक है, ग्राम सभा बनाई गई जो विधायिका का एक तरह से दर्जा दिया गया। इसमें पहली बार आरक्षण तय किया गया। इसके पहले कभी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला था, कभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं कहीं नहीं शामिल की गई थी, लेकिन महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम था अपने आप में, बहुत बड़ी बात, अल्पसंख्यकों को दिया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि ये हुआ कि इसका राजस्व नियमित रूप से आता रहे, इसको राजस्व मिलता रहे। इसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा राज्य वित्त आयोग बनाया गया। भारत के वित्त आयोग को तो ये कहा ही गया कि वो अब एक तीसरा हिस्सा भी लगाएगा सेल्फ गवर्नमेंट का, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास सेल्फ गवर्नमेंट को भी हिस्सा लगा, लेकिन राज्य के राजस्व में जो हिस्सा मिले उसके लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। बिल्कुल। या इतना ही नहीं, 74वें संविधान संशोधन जो नगर पालिका था, उसमें एक प्रावधान जिला योजना समिति का किया कि अब किसी भी जिले का जो प्लान बनेगा जिला योजना समिति के अंतर्गत होगा। और जिला योजना समिति पहले ग्राम की योजना बनेगी, ब्लॉक की योजना बनेगी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो बनाई ही गई, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत,
जिला पंचायत, जिला और पंचायत। ये तीनों किसी के अधीन नहीं की गई, तीनों सेल्फ गवर्नमेंट की स्वतंत्र इकाइयां हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। समन्वयन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए इनके लिए एक रूल राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अधीन नहीं कर सकती। ये तीनों अपने में स्वतंत्र इकाइयां हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, पहली चीज। और ये हुआ कि इसके पहले ये नहीं थी, अभी ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ग्रामीण अनुसूची बनाई गई, जैसे 7वीं अनुसूची में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नई अनुसूची बना के जी, या ग्रामीण अनुसूची बनाई गई। दूसरा ये किया गया कि अधिकार देने की जिम्मेदारी, जो एक चीज रहा, जो चूंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो राज्य की सूची का विषय है, ये राज्य की सूची में है, हाँ, राज्य की सूची में नहीं है, समूह की सूची में नहीं है। इसलिए जब अधिकारों के वितरण की बात आई तो राज्य के विधानमंडल को ये दायित्व सौंपा गया कि राज्य का विधानमंडल जो है वो विधि बना करके उनको वो अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो इसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करता हो। एक चीज, अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी संविधान की, वो अंतिम बात ये थी कि इनको 2 दायित्व दिया गया। किस बात के लिए सेल्फ गवर्नमेंट? तो पहला संविधान में लिखा गया कि पहला काम ये करेंगी पंचायतें कि अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएंगी और उसे क्रियान्वित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार यही होना है, जब योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करता है, जब क्रियान्वित करने की शक्ति मिलती है तब आप। तीसरा फिर कहा, दूसरा कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें गांव विकास की हैं उनको क्रियान्वित करने का काम करेगी। तो 2 जिम्मेदारियां दी थी संविधान में। नहीं, एक चीज और हुआ था जी आप बताइए। एक काम और हुआ था कि संविधान में एक प्रावधान कर दिया गया था संशोधन में 73 में से कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट विशेष प्रावधान कर सकती है, जिसके तहत 1996 में एक पेशा कानून बना। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम बना, जो भारत की संसद ने बनाया, जिसको हम पेशा कानून करते हैं। उसमें बहुत सारे पावर दे दिए गए हैं, ग्राम सभाओं को तो एकदम से बहुत शक्तिशाली बनाया गया है पेशा कानून के अंतर्गत। तो ये 73वां संविधान संशोधन और उसके बाद में पेशा कानून का बनना, ये भारत में पंचायती राज के लिए बहुत क्रांतिकारी था। बहुत क्रांतिकारी, बिल्कुल सही है। और कुछ राज्यों को मतलब कि पेशा कानून के तहत अलग अलग अधिकार भी दिए गए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को तो अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं जो चल रही थी उनको छोड़ भी दिया गया कि वो अपनी उसी व्यवस्था को लेकर चले। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि, और इम्पोर्टेंट है कि पंचायत के महत्व को देखते हुए जब संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, उसकी टाइटल ही दी गई पंचायत, उसकी शीर्षक ही दी गई है। सर, अब पंचायती राज व्यवस्था में जो उसके अंग हैं उसके बारे में जरा हम चर्चा करें और आपसे जाने कि ग्राम सभा जो पंचायती राज व्यवस्था का एक सबसे निचले स्तर का आधार है, जिसको हम वहां के लेजिस्लेटिव बॉडीज कहते हैं, उसके गठन और उसके सदस्य बनने की प्रक्रिया और उसके कार्य के बारे में बताएं सर। वास्तव में ग्राम सभा एक अस्थायी संस्था है, इसका चुनाव नहीं होता ग्राम सभा का। उस गांव के जो वयस्क नागरिक है और जिनका मतदाता सूची में नाम है, अर्थात जो मतदाता है, उन मतदाताओं को मिलाकर के ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए यही प्रावधान है कि उस गांव के जो वोटर है, मतदाता है, उनको मिलाकर के हर पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम सभा बनेगी। हर पंचायत क्षेत्र कुछ गांवों को मिलाकर होता है, आबादी के हिसाब से होता है। जी। कहीं पर 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत है तो कहीं 10,000 की, कहीं 10,000। लेकिन ग्राम सभा उस पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए बनेगी, एक बनेगी। कुछ राज्यों में 1 से अधिक ग्राम सभाएं भी हैं पंचायत, जैसे झारखंड में है, कहीं कहीं है। एक तो ये ग्राम सभा हो गई। दूसरा ये हुआ, संविधान में दूसरा प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा के क्या अधिकार होंगे और क्या दायित्व होंगे, इसको राज्य का विधानमंडल तय करेगा। इस संविधान ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ नहीं कहा। उसने ये पूरी जिम्मेदारी राज्य के विधानमंडलों को दे दी। तो राज्य के विधानमंडलों को जब दे दी है तो स्वाभाविक है किसी राज्य में ग्राम सभा बहुत ज्यादा, ग्राम सभा को बड़े पावर मिल गए हैं और कहीं पर ग्राम सभा सिर्फ एक सलाहकार की संस्था बन करके रह गई है। जैसे विधानमंडल ने कानून बना के दिया, पारित करके कि आप इस पे कीजिए, तो वहां वो सुदृढ़ीकरण होती है, लागू है। और आगे जब बात आएगी तो उस पर हम आपको डिटेल बता सकते हैं। जी।
तो इसके बाद अगर हम इसके दूसरे पहलू पे हम बात करें कि हम ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के गठन, उनके चुनाव की जो प्रणाली है और उनके जो अधिकार क्षेत्र की बात है, वो क्या है और वो कैसे कार्य जी करते हैं? जी जी, वास्तव में फिर जो जैसे कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, तो तीन स्तर की पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत है, दूसरा मध्यवर्ती पंचायत है जिसे कहीं पर क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, जनपद पंचायत कहा जाता है, अलग अलग और नाम से। कहीं तो पुराने नाम ही चले आए हैं, पंचायत समिति जी या क्षेत्र समिति जी जी या जनपद समिति ऐसे, लेकिन मूलतः वो क्षेत्र ब्लॉक पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है मध्य। और तीसरा जिला पंचायत है। इनके सबके चुनाव जो है, संविधान ये कहता है कि ये तीनों पंचायतें चुने हुए सदस्यों से बनेगी। पहली चीज ये कहता है। इसके पहले क्या होता था कि इनके जो गठन होते थे वो नामित सदस्यों से हो जाया करते थे, कोई या पदेन होते थे। जी 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 जी, या पदेन सदस्यों से हो जाते थे या नॉमिनेट हो जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल। जैसे ब्लॉक स्तर पे तय होता था, सारे ग्राम प्रधान वहां चले जाएंगे या सरपंच चले जाएंगे, उनसे गठित हो जाएगी, अर्थात पदेन हो गया। या विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, ये अधिकारी होंगे, इनको मिलाकर, ऐसा संविधान ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। ये सदस्य तो होंगे, बाद में होंगे, पहले गठन होगा और गठन के बाद इनका, लेकिन गठन किससे होगा? चुने हुए सदस्यों से, निर्वाचित सदस्यों से होगा। तो तीनों स्तरों पर जो पंचायतों का गठन अब होने लगा है, जो पहला महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है वो चुने हुए सदस्यों से होने लगा है। दूसरा फिर आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कैसे बनेंगे इसके, मतलब ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत का, और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के अलग अलग नाम है, कहीं सरपंच है, कहीं मुखिया है, कहीं प्रधान है, और कहीं अध्यक्ष ही कहा जाता है। बाकी जगह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पंचायत। संविधान में ये प्रावधान किया गया कि ये जो ब्लॉक और जिला है, इसमें तो जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा चुने हुए सदस्यों के बीच से ही चुना जाएगा। अर्थात आप बाहर से अध्यक्ष नहीं, पहले आप सदस्यों को लेकर आप गठन कर देंगे और गठन के बाद उसके अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से होगा। लेकिन ग्राम पंचायत के लिए ये छूट दी संविधान ने कि राज्य का विधानमंडल ये तय करे कि वहां पर अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। तो दो तरह अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव एकदम अलग से हो रहा है, अर्थात वार्ड मेंबर अलग, जैसे मुखिया अलग चुना जाता है, सदस्य अलग चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव भी डायरेक्ट पूरी जनता करती है और सदस्यों का भी चुनाव कर रहे हैं। तो इसी तरह सरपंचों में हो रहा है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब में हो रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, वहां पर वार्ड मेंबर ही अपने बीच से या ग्राम पंचायत सदस्य ही अपने बीच से अपना अध्यक्ष चुनते हैं, वहां पर अध्यक्षों का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। तो ये दो तरह का। जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में तो सदस्य ही उसका चुनाव करते हैं, एक चीज। अब बात आई अधिकारों की। अधिकारों का जैसे मैंने कहा कि अधिकार, ये जो जिसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं ना, विकेंद्रीकरण शब्द प्रयोग किया जाता है संवैधानिक भाषा, बिल्कुल 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 भाषा में, तो उसके लिए राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया। और अधिकार देते समय कि एक शब्द प्रयोग कर दिया गया कि जो आवश्यकता जितनी समझें, आवश्यकता के अनुसार और विधि बनाकर, कानून बनाकर, अब ये आवश्यकता दे सकेगा, देगा नहीं, दे सकेगा। तो ये जो 3-4 शब्द इधर उधर हुए ना, इन शब्दों के चलते राज्य के विधानमंडल को बड़ी स्वायत्तता मिल गई। अच्छा। और उस स्वायत्तता के चलते संविधान के निर्देशों का कहीं बहुत अच्छा पालन किया गया और कहीं अच्छा पालन कहीं नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि उसके चलते कहीं पर पंचायतों को किसी ने कहा हमने 4 तरह के अधिकार, 4 विषयों के अधिकार दे दिए, 10 के दे दिए, 28 के दे, लेकिन वो नाम मात्र के अधिकार मिले हैं। आगे हम उसको देखेंगे, जी जी, समझने की कोशिश करेंगे तो उसको देख सकते। जी 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 जी, नहीं मतलब कि अपने अपने सुविधा के हिसाब से अधिकार दिए भी गए और अपने सुविधा के अधिकार से हिसाब को रोक भी लिए गए। आप सर बहुत लंबे वक्त से पंचायती राज व्यवस्था के जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, उनके हक के बारे में भी बता रहे हैं और कैसे ये संविधान से प्राप्त अधिकारों को जमीन पर लागू किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद अभी भी आपको क्या दिखता है कि पंचायती राज व्यवस्था और ये जो तीनों उसके स्तर हैं, वहां पे किस तरीके की चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ता है? मसलन वित्त की व्यवस्था है, चाहे अधिकार जो निर्णय लेती है पंचायत और उसको फिर क्रियान्वित करने का, लागू करने की बात है, न्याय पंचायत की बात है,
तो किस तरीके की चुनौतियों से अभी भी दो चार होते हैं और इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जा सकता है आपके व्यक्तिगत? वास्तव में जिस तरह की चुनौतियां हैं ना, पहले उनको एक तरह से समझने की आवश्यकता है कि ये तो कह दिया था कि भाई पहला तो कार्य की ही चुनौती है, निर्णय की ही चुनौती है, निर्णय के अधिकार की चुनौती है। वास्तव में सरकार होने का मतलब ही होता है निर्णय लेने का अधिकार। आपको निर्णय लेने का अधिकार है तो आप सरकार हो, मालिक हो ना। घर का मालिक कौन होता है? जो निर्णय लेता है। देश का मालिक कौन होगा? जो संस्था निर्णय लेगी, सरकार जिसको हम कहते हैं। तो निर्णय लेने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और इसी अधिकार के लिए राज्य के विधानमंडल को दिया गया था। तो राज्य के विधानमंडलों ने जो पहला काम किया, ये संशोधन के बाद सबने अपने अपने अधिनियमों में संशोधन किया। अधिनियमों में संशोधन करने के बाद उन्होंने तो कागज पर दे दिया कि हम भी 29 विषय ये देंगे, ये करेंगे, वो लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए नियमावली बनाना, आदेश, शासनादेश जारी करना, वो दूसरी प्रक्रियाएं, ठीक है। तीसरा ये हुआ कि जो 29 सब्जेक्ट दिए गए थे, इन 29 सब्जेक्ट की मैपिंग करनी थी। ग्रामीण अनुसूची के जो 29 सब्जेक्ट, 29 विषय थे, उस 29 विषयों की इनको मैपिंग करनी थी। मैपिंग का मतलब यह था कि 29 विषय, जैसे शिक्षा है, शिक्षा में कहा गया था प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पंचायतों के पास होगा। तो पंचायतों को जो ये पंचायत को अधिकार मिला, उसमें तय करना था कि ग्राम के स्तर पर कौन कौन से काम ग्राम पंचायत करेगी, ब्लॉक पंचायत इन दोनों विषयों में क्या क्या काम करेगी, और जिला पंचायत के। इसी को कहते हैं मैपिंग, एक्टिविटीज मैपिंग, कार्यकलापों की, गतिविधियों की मैपिंग करना। तो गतिविधियों की मैपिंग का काम अभी कई राज्यों ने किया ही नहीं। सोच लीजिए, 27 साल तक है अब तक कायदे से, कायदे का मतलब हुआ जिसमें इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल है, ठीक है। इन लोगों ने ठीक से मैपिंग ही नहीं किया, पहला ये। दूसरा ये था कि आप सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, निर्णय का अधिकार जिसको कहते हैं ना, तो निर्णय का अधिकार देंगे। जब निर्णय का अधिकार दिया जाता है तो 3 चीजें हस्तांतरित की जाती है। एक तो कार्य हस्तांतरित किया जाता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा है तो उसके सारे कार्य हस्तांतरित करने। फिर जब कार्य दिया तो उसके साथ कर्मचारी देने पड़ेंगे, रिसोर्सेज तो चाहिए, या तो कोष देना पड़ेगा आपको। तो कार्यकर्मी और कोष, जब ये तीनों हस्तांतरित किए जाते हैं तो सत्ता का हस्तांतरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है। तो किसी ने कार्य तो दे दिया, कर्मी नहीं दिया, कर्मी अपने पास रखे, और कोष तो बिल्कुल नहीं दिया। तो ये जो किया ना इन लोगों ने, बहुत अजीब तरह से, समझ रहे हैं। दूसरा ये था कि नियमित चुनाव होना और आय के स्रोत तय करना, वित्तीय संकट। तो इन सब में बड़े टैक्सेस लगाने का पावर की संविधान ने कहा था, वो टैक्स लगाएंगे, अपने खुद रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके स्पेस बहुत कम दिए गए। आज तक कई राज्यों में, जैसे आप उत्तर प्रदेश में, पंचायतें एक नया पैसा नहीं रेवेन्यू अपना जनरेट कर पा रही है, कुछ कर ले रही है किसी कारण पर, ना के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल है, जो एक एक ग्राम पंचायत करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 5-5 अभी पिछले दिनों भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने एक सेमिनार किया था, सम्मेलन किया था, मैं भी उसमें शामिल था। स्वयं के आय के स्रोत कैसे विकसित किए जाए, इसी पर था। वहां मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो आश्चर्यचकित था कि पश्चिम बंगाल की एक ग्राम पंचायत 5 करोड़ का अपना रेवेन्यू साल में जनरेट कर रही है, केरल की पंचायत 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तो कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो पंजाब में तो और बिल्कुल थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन हरियाणा तो अभी माशाअल्लाह है। तो बहुत सारे राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं। तो लेकिन अगर हम देखें सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से, रेवेन्यू के कलेक्शन की दृष्टि से, तो 2 तरह की हमें पंचायतें दिखाई पड़ती हैं। एक तो वो राज्य की पंचायतें हैं जहां बेहतर परफॉर्मेंस आज की तारीख में है, जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। ये एकदम उस एरिया की है, देख रहे हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ आ जाइए आप, कमजोर जहां की, तो उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इवन तमिलनाडु और बड़े राज्यों की स्थिति है। ये इन राज्यों की स्थिति है जहां पर ठीक से अधिकार दिए नहीं गए। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब इसके साथ आज की चुनौतियां भी खड़ी हैं इसी क्रम में। वित्तीय को लेकर चुनौती इस बात की है कि रेवेन्यू के लिए, एक तो जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देती, वो रेवेन्यू का अपना खुद निर्णय ले नहीं सकते, पंचायतें ले नहीं सकती। स्वयं के स्रोत विकसित करने में बड़ी ये है कि लोगों का विश्वास ही पंचायतों पर नहीं बन पाया है, क्योंकि निर्णय के अधिकार के साथ ही ओनरशिप बनती है
ना। तो निर्णय का अधिकार नहीं मिला तो ओनरशिप नहीं बनी, तो ओनरशिप नहीं बनी तो पैसा आपको कौन देगा, आपको अपना मानता ही नहीं, वो तो मानता है आप अलग हो। तो एक तो ये दूसरा कि ये है कि एक तरफ टैक्स तो राज्य सरकार और केंद्र सरकारें ले ही रही हैं, बहुत बड़े बड़े टैक्स लेती हैं। अगर गांव भी उसी में टैक्स लेने लगेगा, ग्राम पंचायत भी, तो गांव के ऊपर और बोझ महसूस होता है। तो वो कहता है कि अगली बार हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो कोई सरपंच या वो हिम्मत ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता अपनी तरफ से। तो ये चुनौती सबसे बड़ी है। इसके समाधान के रास्ते भी हैं, उसमें सोचना पड़ेगा, इस पर अलग से दूसरा निर्णय लेने का अधिकार तो मिला ही नहीं समझ में। और दूसरा ये था कि एक और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है कि जो पहला दायित्व दिया था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना। योजना बनाने के लिए निर्णय का अधिकार देना पड़ेगा। योजना बन जाएगी, हम योजना बना रहे हैं तो हमें एक निश्चित आपको बजट तय करना पड़ेगा, तभी तो योजना बना पाएंगे। अर्थात अनटाइट फंड देना पड़ेगा हमको, ऐसा फंड। तो स्कीमें पिछले 27 सालों में केंद्र और राज्य की स्कीमों को लागू करने में ही पंचायतें व्यस्त रही, अर्थात सारे निर्णय ऊपर होते रहे और उनको दे दिया जाता था और उसी में वो व्यस्त थी। अब जाकर 14वें वित्त आयोग से और 15वें वित्त आयोग से एक बड़ी धनराशि जो है निकाली गई। 14वें में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपया सीधे ग्राम पंचायतों को दिया गया, जिसको ग्राम पंचायत विकास योजना कहा गया, और जिसमें यह तय था कि गांव खुद बैठ करके अपना योजनाएं समस्याएं तय करेगा और उसी की योजना बनाएगी ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा ही उसको अंतिम स्वीकृति देगी। अर्थात सही अर्थों में सरकार बनने का समय आ गया है उसके लिए। लेकिन अभी भी आगे हम देखेंगे कि उसमें भागीदारी कैसी है, क्या सच में गांव उस योजना को बना पा रहा है, क्या उसके क्या है। जहां तक न्यायिक का सवाल है, न्याय का सवाल है, वास्तव में जैसे मैंने कहा कि पंचायत न्याय संस्था थी ही, और अंग्रेजों ने ये अच्छा काम किया था कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों बनाई थी, और आजादी के बाद अधिकांश राज्यों में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों थी। लेकिन आजादी के बाद जब संशोधन करने लगे थोड़े बहुत, तो ज्यादातर राज्यों ने न्याय पंचायत को आउट कर दिया। आज की तारीख में सिर्फ 5 राज्य है जहां न्याय पंचायतें अभी भी बची हैं। 5 राज्य हैं। उन राज्यों में सबसे पहला जम्मू कश्मीर आप मान के चले, दूसरा पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में था वो 2017 में निकाल दिया गया, और बंगाल और बिहार, यही इतने। और अभी अधिनियम में छत्तीसगढ़ में भी है, ग्राम न्यायालय अधिनियम है, जो पंचायत वाला ग्राम न्यायालय, बिल्कुल बिल्कुल, भारत की संसद वाला नहीं, वहां ग्राम न्यायालय। वैसे 5-6 राज्यों में आज की तारीख में भी मौजूद है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा आज की तारीख में काम हो रहा है न्यायपालिका के क्षेत्र में, वो बिहार में हो रहा है। बिहार में ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इसलिए हो जा रहा है। बाकी राज्यों में है कि राज्य सरकारें नॉमिनेट करेंगी ग्राम पंचायत के सदस्यों को, वो कर नहीं रही है, इसलिए न्याय पंचायतें निष्क्रिय हो गई है। लेकिन वहां पर हो रहा है, क्योंकि वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग सीधे चुनाव कराता है, तो और वहां पर बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी हैं, बहुत अच्छे परिणाम भी। यानी कुल मिला के सर कुल मिला के अगर कहें तो कानूनन व्यवहार तो दे, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनको वो अभी अधिकार और सुविधाएं राज्य सरकारों के तरफ से नहीं मिली हैं, ताकि वो अपने स्तर पे, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट करने की बात हो या न्यायिक व्यवस्था अपनी कायम करने की बात हो या अपने अधिकारों को अमली जामा वास्तविक रूप में पहनाने का बात हो, वो नहीं हो पा रहा। वहां पे इन सभाओं के हाथ बंधे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, वो स्पेस नहीं मिल पा रहा, वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि वो वास्तविक रूप से उस धरातल पे लाया जाए जहां से कहें कि सत्ता वास्तविक रूप से नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, वो ऊपर से नीचे वाली नहीं, उनको अवसर भी नहीं दिए जा रहे, अवसर नहीं मिल पा रहे। अच्छा, इन पूरी व्यवस्थाओं में सर आप बहुत दिनों से अपने खुद तीसरी सरकार के नाम से अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्या पंचायतों को लेके गांव स्तर पे, निचले स्तर पे लोगों में कितनी जागरूकता और उसमें सहभागिता करने के लिए वो कितने आतुर होते हैं? या एक तरह से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर और टैक्स लगा देंगे, ऊपर से टैक्स आएगा, फिर उससे विमुख हो जाएंगे, फिर उस व्यवस्था में वो भागीदार नहीं हो पाएंगे, तो ये लोगों की जो इच्छा शक्ति है और उनके मन की भाव है कि हाँ, पंचायतों में भरोसा उनका और उसमें उनकी सहभागिता को लेके कितने जागरूक हैं? क्या इसमें भी पहल करने की जरूरत है? या वास्तव में इसमें पंचायती राज का मूल मकसद ही यही था कि जब हम
भारत के लोगों को उनकी अपनी सरकार पे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में उनको स्टैंड करें, जहां वो खुद अपने को सरकार के रूप में महसूस करें। जब वो सरकार के रूप में महसूस करेंगे तो वो इस देश के निर्माणकर्ता बनेंगे, इस देश के सच्चे अर्थों में मालिक बनेंगे। ये जो मालिकाना हक उनको समझ में आता, मालिक बनने का भाव आता, तो अपनापन भी आता, और अपनेपन में तभी आता भागीदारी। जब हम कहते हैं भागीदारी ना, तो भागीदारी के 3 लेवल होते हैं किसी भी काम में। एक होता है कि निर्णय लेना उसका मुख्य है, लेकिन निर्णय से पहले सोचना पड़ता है ना, प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है अच्छा बुरा, तभी जाके आप निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने के बाद आप करते हैं तो 3 चीज हो गया, विचार का, जिसको कहते हैं डिस्कशन, डिसीजन एंड एक्शन। ये 3 चीजें होती हैं जहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो पार्टिसिपेशन के नाम पर सिर्फ एक्शन में पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है, करने में, मतलब सोचता कोई है और वही निर्णय ले लेता है, और निर्णय लेकर के दिल्ली और लखनऊ में या राज्य की राजधानियों में फिर कह देता है गांव में इसका इम्प्लीमेंट होना है और वहां जनता को भागीदार बनाना है। वो जो सामूहिक निर्णय होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, वो व्यक्तिगत निर्णय हो रही है। तो इसकी वजह से पार्टिसिपेशन का लेवल ही, मतलब वो तंत्र ही उस तरह विकसित नहीं हुआ कि पार्टिसिपेशन हो पाता। वो मनसा ही नहीं है, तंत्र बना दिया, मतलब सिस्टम बन गया, संस्थाएं बन, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सारे मतदाताओं, सारा निर्णय ग्राम सभा को लेना है नियमतः। ग्राम सभा विधायिका है, निर्णय वहां होगा। ग्राम पंचायत कार्यपालिका है, वहां पर उसका क्रियान्वयन होगा सीधे जैसे। और न्यायपालिका के रूप में ग्राम कचहरी या न्याय पंचायत है, जहां पर न्याय होगा। यही है ये सरकार का, तीनों बने हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये पार्टिसिपेशन का जो है, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो तब होना था 2 चीजें। एक तो ये होना था जब लोगों को उसके बारे में ठीक से अवेयर किया जाए। लोग जानते हैं नहीं कि हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, लोगों को पता, आप पूछ लीजिए किसी से कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, लोग नहीं बता पाएंगे। बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं बता पाएंगे, उसी गांव के मतदाता होंगे, टीचर या वकील, वो ठीक से नहीं, वकील साहब भी नहीं बता पाते, पत्रकार साहब और दूसरों को तो छोड़ दीजिए। तो एक तो जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन का गैप। पार्टिसिपेशन के लिए दूसरी तरफ ग्राम पंचायत की समितियां बनती हैं, वहां ये है मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बहुत है। मैं आपको एक उदाहरण दे, आप उससे पार्टिसिपेशन समझ सकते हैं। और पंचायतों, उत्तर प्रदेश में अभी हाल में चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो वार्ड मेंबर के रूप में कुल 7,49,000 वार्ड मेंबर है। आप आश्चर्य हो, 7,49,000 वार्ड एक वार्ड में, नहीं, एक पूरे प्रदेश, पूरे प्रदेश में 7,49,000 वार्ड मेंबर कह लीजिए या ग्राम पंचायत सदस्य कह लीजिए, ग्राम पंचायत सदस्य। ठीक है। इतने ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए, ये चुना हुआ पद है 7,49,000। इसमें से जब चुनाव हो गया तो पता चला 2 लाख पदों पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां कोई किसी की रुचि ही नहीं थी। 2 लाख पद खाली रह गए, अर्थात 5,49,000 पदों पर ही चुनाव हुआ था। और उस 5,49,000 में से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1,10,000 पदों पर चुनाव लड़ा गया था, बाकी सब निर्विरोध हो गए थे। अर्थात कोई एक बंदा किसी मुश्किल से मिला था या प्रधान जी ने उसका पैसा जमा कर दिया था, तो वो हो गया वार्ड मेंबर। उसको क्या, जब पार्टिसिपेशन का ये लेवल है कि सिर्फ 1,10,000 पद पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसका प्रतिशत आप मान लीजिए कि मुश्किल से करीब 22%, 21% के आसपास हो रहा है। तो 21% के आसपास पद पर ही जब चुनाव लड़े जा रहे हैं, और अगर 7 के हिसाब से लीजिएगा तो और डाउन हो जाएगा, 7.5 लाख। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर सहभागिता क्या होगी। सहभागिता तो सदस्यों से होनी थी, पंचायत तो सदस्यों से बनती है, और सदस्यों की ये हालत, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की हालत नहीं है, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों 1 मैन शो बन करके रह गई है पंचायतें। मतलब मुखिया ही पंचायत, पंचायत ही मुखिया, या प्रधान ही पंचायत, प्रधान पंचायत। तभी तो हर गांव, हर जगह मुखिया जी, पंचायत जी, सरपंच जी, प्रधान जी की इतनी अहमियत बढ़ती चली जा रही। 1 मैन शो बन के रह गई है पंचायतें। तो जब तक ये पार्टिसिपेशन के लिए कोशिशें नहीं होगी, मतलब हमें पंचायत को एक संस्था के रूप में तैयार करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को बृहत अभियान चलाना पड़ेगा। और सदस्यों के पार्टिसिपेशन के लिए हमें ग्राम सभा तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमें वार्ड सभाएं बनानी पड़ेगी।
आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों का जो सबसे बड़ा बखान किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी कर रहे हैं ना। अभी तो 24 तारीख का कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम जम्मू में ही हो रहा है। जी। वहां तो मैं खुद गया था और वहां पर खूब गहन अध्ययन करके आया। मेरी किताब आई है उस पर, जम्मू कश्मीर के ऊपर एक किताब भी मैंने लिखी है। आज का मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर का बहुत बढ़िया है। वहां पर पहला काम यह किया गया है कि ग्राम सभा के अलावा वार्ड सभा बनाई गई है। वार्ड सभा मतलब 30-40 परिवारों के ऊपर वार्ड सभा। वार्ड सभा को वो सारे पावर दिए गए हैं जो ग्राम सभा को पावर होते हैं, सारे पावर वार्ड सभा में। और वार्ड सभा पर जो निर्णय होगा वही ग्राम सभा में होगा। और आज की तारीख में लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जहां वार्ड सभाओं के प्रावधान हो गए हैं। आपके बिहार में भी वार्ड सभा 2018 में बन गई है, लेकिन तमाम राज्यों में वार्ड, तो पार्टिसिपेशन के लिए वार्ड सभा को बनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। सबसे दूसरा कि ग्राम पंचायत की जो समितियां होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 6 समिति है, बिहार में 7 समिति, झारखंड में 7 समिति है, अलग अलग संख्या में समितियां हैं। ये समितियां एक तरह से मंत्रिमंडल है, मतलब जो 29 सब्जेक्ट हैं इन समितियों में बांट दिए जाते हैं। उतने से भाग कर लीजिए, उतने सब्जेक्ट एक समिति के पास हो गए। एक समिति में 6-6 सदस्य होते हैं, ठीक है, आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत सदस्य है, इसी तरह समितियां सभी लेवल पर है, ग्राम पंचायत के लेवल पर, ब्लॉक पंचायत के लेवल पर, जिला पंचायत के। और कुछ समितियों के अध्यक्ष जो होते हैं, सभापति जो होते हैं, वो सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। कुछ के तो पदेन अध्यक्ष जी हो जाते हैं, कुछ के सदस्य होते हैं। और संविधान अधिनियम ये कहता है कि ये समितियों के माध्यम से ही सारी कार्रवाई होगी जी। लेकिन हो क्या रहा है, ना के बराबर कुछ हो रहा है। आप समितियां बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लोगों को पता ही नहीं मैं समिति का सदस्य हूँ, वो भी चुपचाप, जबकि उसमें चुनाव के द्वारा होना चाहिए, चुपचाप हो जा रहा है। प्रशिक्षण का बहुत बड़ा वो है कि प्रशिक्षण जो है वो सही तरीके से अगर हो, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं लेकिन प्रशिक्षण प्राथमिकता में नहीं है, क्वालिटी का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, वो बहुत जरूरी है। और सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना उसमें बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा ये है जो बार बार मैं कह रहा हूं कि सत्ता का सही विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण होगा तो कर्मी सौंपे, कर्मी के लिए जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल, उसने पंचायत संवर्ग बना दिया है। जैसे केंद्र सरकार का संवर्ग है, IAS मतलब भारत सरकार का अपना कर्मचारी संवर्ग है, राज्य सरकार का अपना, ठीक इसी तरह पंचायत सरकार का अपना संवर्ग होना चाहिए। तो और ये केरल ने, महाराष्ट्र ने, पश्चिम बंगाल ने, सबने अपने संवर्ग, और जहां अच्छा काम हो रहा है वहां ये सारी चीजें इस पर ध्यान। केरल 35% जो राजस्व की चुनौती है, राज्य के राजस्व का 35% जो है वो पंचायत और नगर पालिकाओं को जा रहा है। 35%, वहां से 35%, वहां राजस्व की कोई कमी नहीं है। इससे ज्यादा राजस्व दे रहा है पश्चिम बंगाल। तो वहां राजस्व की कमी नहीं है, राजस्व वहां है। टैक्स भी मैंने आपको बताया कि 5-5 करोड़ का स्वयं का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा आकार बड़ा है, ये चीज हो सकती है। तो हमें उस तरह राज्य सरकारों को उदार बनना पड़ेगा। दूसरा ये है कि भारत सरकार के स्तर से बार बार ये निर्देश जा रहा है, बार बार ये चीजें लिखी जा रही हैं। कभी बाबा गौड़ा पाटिल जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो मुख्यमंत्रियों को तो उन्होंने बहुत चिट्ठियां और बहुत क्लियर कट लिखा था कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ग्राम सभा को कैसे सशक्त बनाइए, गांव में शराब की दुकान होगी नहीं, ये गांव ये तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी। बहुत सारी चीजें लिख करके उन्होंने, लेकिन वो तो लेकिन एडवाइजरी ही दे सकते हैं, सलाह ही दे सकते हैं, नहीं वो इम्प्लीमेंट हाँ नहीं, क्योंकि वो आदेश नहीं दे सकते ना, क्योंकि राज्य का विषय। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा है बात कि कई बार भारत सरकार ने कहा, और जो प्रशासनिक सुधार आयोग बने उन्होंने भी कहा कि ये जो DRDA है, DRDA समझ रहे हैं ना, जी, डेवलपमेंट की एजेंसी बना करके सारा डेवलपमेंट का पैसा ग्रामीण विकास का DRDA के थ्रू जा रहा है, पंचायतों को हिस्सा ही नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा DRDA खत्म करके उसे जिला पंचायत में समाहित कर देना चाहिए, और जिला पंचायत के थ्रू पूरा DRDA संचालित। और जितना मैं कह रहा हूँ, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे, पश्चिम बंगाल, सबने DRDA को खत्म कर दिया है और पंचायती राज के साथ जोड़ दिया है। लेकिन पूरे उत्तर भारत में कहीं DRDA खत्म नहीं किया गया है। DRDA अलग ढंग से चल रहा है, हिंदी बेल्ट में बाकायदा वहां पर अपने ढंग से पूरी ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से उसको चला रही है। तो कौन निर्णय लेगा? नहीं, इच्छा शक्ति की कमी अभी भी महसूस हो रही है, और ये इच्छा शक्ति जब तक नहीं जगेगी तब तक लोकतंत्र का वो सही मायने जो हम लोग समझते हैं कि जो नीचे से चलनी चाहिए, और स्थानीय स्तर पर लोगों को उनके अधिकार, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी
को सुनिश्चित करने की व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाएगी अगर जब तक वो इच्छा शक्ति नहीं आती है। तो आपने सर अपने अनुभव पे दर्जन भर किताब तकरीबन लिखे हैं और अलग अलग पहलुओं पे, जी अलग अलग पहलुओं पे लिखा है। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल है कि आखिर उन किताबों के प्रति लिखने की वो मंशा, कि चाहे अवेयरनेस फैलानी हो, कमियों को उजागर करना हो या उसकी अच्छाइयों को लोगों के सामने लाना हो, अगर बहुत संक्षेप में उनके बारे में जरा बताएं कि उनके मकसद क्या रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही पंचायतों, गांव से ही जुड़ा था, तो स्वाभाविक था पंचायतों के, और उस समय तो कोई बजट भी पंचायतों में नहीं होता, 73वां संविधान संशोधन तो लागू नहीं था। जी 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 जी, गांव में था तो वहां से, लेकिन पंचायतों का जो जैसे कहा ना, परंपरागत पंचायतों का ताकत थी और गांव में उसकी जो स्वीकृति थी, उसके प्रति आस्था का भाव और सम्मान था, उसको देखकर पंचायतों से बड़ा लगाव पैदा हो गया था। क्योंकि जिस तरह से न्याय होते थे, जिस तरह बड़े अच्छे परिणाम आते थे। फिर उसको जब बढ़ा और फिर 89 में जब मैं भारत सरकार में 88 में आ गया था, नेहरू युवा केंद्र के जब आया, तो उसी समय ये 89 में वो 64वां संविधान संशोधन भी पार्लियामेंट में आ गया था। उसको पढ़ने और समझने का मौका मिला तो लगा तो ये देश में तो जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, सही में व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है, तो उससे जुड़ाव बना। बाद में फिर जब सरकार में आया तो मैंने युवाओं के बीच में इसको लेके गया, फिर मतलब हमेशा पंचायतों से जुड़ा रहा। और ये सारे अनुभव मैं 1995 से किताबें लिखना शुरू कर दिया था। जी जी, पंचायतों को ही के, पंचायत और ग्रामीण विकास को लेकर के, तो वो लगातार लिखता चला गया। और अभी तो 2013 में BRS ले लिया इसी बात के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तब पूर्णतः समर्पित हो गया इस व्यवस्था को लेकर, और पूरी तरह से 2014 में जेपी के जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन से ही 11 अक्टूबर से ही तीसरी सरकार अभियान की शुरुआत कर दी गई। 73वें संविधान संशोधन के बाद का जो काम होना चाहिए वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक बार लगता है कि बहुत सारे विषय हैं जिस पर पार्लियामेंट को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और इस पर गंभीर चर्चा करके कमेटी फॉर्म करके लोकसभा को, और आगे के संविधान में और कहां-कहां गुंजाइश बचती है जिससे इसको बेहतर बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। तभी ग्राम स्वराज्य का, और मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री भी जिस ग्राम स्वराज का सपना देख रहे हैं वो तभी पूरा हो सकता है। आत्मनिर्भर गांव तभी बन सकते हैं। मैंने गांधी के ग्राम स्वराज भी तभी उस परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। तो गांधी की परिकल्पना में स्वराज और स्वावलंबन था, आत्मनिर्भर गांव था। आत्मनिर्भरता अपने शासन के अर्थ में भी और विकास के अर्थ में भी, आर्थिक अर्थ में भी वो ग्राम स्वावलंबन की भी जो बात करते हैं, विकास में वो सब पहलू आ गए, विकास के अलग अलग पहलू आ गए। उनकी अपने रिसोर्सेज, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने निर्णय खुद लेना, अपने गांव के झगड़े खुद निपटाना, सब कुछ अपने में आ गया। तो इस सब के बारे में सोचना चाहिए। सब पार्लियामेंट में न्याय पंचायत अधिनियम 2009 इस समय पड़ा हुआ है जी, अभी तो स्टैंडिंग कमेटी में। तो मैं कई चीजें कह रहा हूँ जिस पर पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा, कुछ नए अधिनियम बनाने पड़ेंगे। आप सर आए, अब इतनी अच्छी बुनियादी जानकारियां दी ग्राम पंचायत व्यवस्था पे, लोगों को हर कोई इससे जागरूक होगा। और बहुत, मुझे तो ये देखिए बहुत सारे लोग इसके बहुत सी बातों को नहीं जानते होंगे जो आपने अभी बताई है, और मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन बुनियादी व्यवस्थाओं को नहीं जानते होंगे, सिर्फ कागजों और किताबों में इस नाम को पढ़ा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने ग्राम पंचायती व्यवस्था पर इतने अच्छे से अपने ज्ञान को सबके साथ बांटा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मेरे हम सब के लिए सौभाग्य की बात है।